नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। राज्यसभा की 5 सीट जो है वो 9 अप्रैल को खाली होने वाली है। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हिना साहब का भी नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि आरजेडी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बातचीत कर रही है और उन्हें साथ लाने का प्रयास कर रही है। हम इस विषय पर भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे तेजस्वी यादव जो यूरोप यात्रा पे गए थे, वो लौट चुके हैं और दिल्ली में है फिलहाल और 10 तारीख को पटना आने वाले हैं। उसके बाद वो एक यात्रा शुरू करने वाले हैं बिहार में। उसके बाद हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के बारे में, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अपने घर चूड़ा दही के लिए न्योता पे बुलाया है। इन सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि हिना साहब को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि राज्यसभा में उन्हें भेजे जाने को लेकर बात आ रही है। इससे पहले भी जब संजय यादव जब राज्यसभा भेजे गए थे तब भी ये चर्चा थी कि एक बार हिना साहब की चर्चा जरूर हुई थी। तो 9 अप्रैल को जैसे आरजेडी कोटे से 2 जो सीट है प्रेमचंद गुप्ता की और एडी सिंह की जो सीट है वो खाली होने वाली है। उसके बाद जेडीयू से भी हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर की सीट खाली होने वाली है। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली होने वाली है। तो जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि जो 4 सीट तो चलिए ठीक है एनडीए के खाते में है, लेकिन जो 1 सीट महागठबंधन की है उसके खाते में वैसे देखें तो बस 35 विधायक हैं। ऐसे में ओवैसी से बातचीत करना, बीएसपी से बात करना या आईपी गुप्ता से बातचीत को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, क्योंकि तभी ये आंकड़ा जो 41 का आंकड़ा है वो तभी हो पाएगा क्योंकि 35 विधायक ही हैं बस महागठबंधन के पास। तो एक तो सबसे पहला सवाल यही है कि ओवैसी क्या राज्यसभा मेंबर तय करेंगे या फिर जिस तरह से बात हो रही है कि बीएसपी और आईपी गुप्ता की भी चर्चा हो रही है। और साथ ही हम बात हिना साहब की भी करेंगे कि हिना साहब को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कि आरजेडी एक मुस्लिम कार्ड खेलना चाहेगी और चाहेगी कि जब हिना साहब को हम उम्मीदवार बनाएंगे तो उस स्थिति में ओवैसी का समर्थन हमें मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा को उतार दे बीजेपी या जेडीयू जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हों, जो 5वां कैंडिडेट की बात हो, और हो सकता है कि उसकी सहानुभूति उनकी तरफ हो जाए। इसको लेकर के आरजेडी ये प्रयोग कर सकती है। ये चर्चा में है कि क्या हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चूंकि ओवैसी के पास 5 एमएलए उनकी पार्टी के पास और 5 एमएलए का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, गठबंधन के साथी इनके 35 हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 एमएलए अगर ओवैसी का मिल जाता है, एक बीएसपी का मिल जाता है, तो एक गणित बन सकता है जिसमें 41 का आंकड़ा इनका पूरा हो सकता है। तो ये दांव लगा सकते हैं। लेकिन इधर भी कोशिश की जा रही है, चूंकि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग जैसी कोई बहुत चीज होती नहीं है। क्रॉस वोटिंग लोग करते ही रहते हैं, कोई पार्टी का व्हिप तो जारी होता नहीं है कि भाई आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन किसके पक्ष में वोट किए। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने का पहले भी रहा है, हिस्ट्री रहा है कि लोग क्रॉस वोटिंग करते रहे। तो देखना होगा कि क्या ये 5वीं सीट भी एनडीए गठबंधन अपने पाले में कर लेती है, कोई ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगा करके जो उम्मीदवार की सहमति सबकी हो जाए और ओवैसी की पार्टी और बसपा का समर्थन, आईपी गुप्ता का समर्थन लेने में कामयाब हो जाए। चूंकि आईपी गुप्ता, बसपा, ओवैसी तो समर्थन देने के लिए स्वतंत्र है ना, इनको तो कहीं कोई ये नहीं है, कर सकते हैं। अब एक ही विधायक हैं आईपी गुप्ता, तो वो निर्णय ले सकते हैं कि भाई चलिए हम इधर नहीं इधर। अब इसमें जो बार्गेनिंग होगा वो एमएलसी का बार्गेनिंग होगा कि क्या एमएलसी की कोई एक सीट दी जाएगी ओवैसी की पार्टी को। अगर आरजेडी इस तरह का कोई एश्योरेंस देती है कि चलिए राज्यसभा में आप हमको हिना साहब को भेज दीजिए और एमएलसी के तौर पर हम फिर आपको ऑब्लाइज कर देंगे, या एनडीए के तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन मिल जाता है कि भाई आप हमारे पक्ष में
मतदान कीजिए और हम आपको एमएलसी बनाएंगे, हम आपको एमएलसी के लिए आश्वस्त करते हैं कि एमएलसी की एक सीट देंगे। तो ये अभी दांव चले जाएंगे। हिना साहब का वही माइनॉरिटी कार्ड है जिसमें तेजस्वी जी के पास हिना साहब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और उस स्थिति में अगर ओवैसी की पार्टी का वोट इनको नहीं मिलता है तो एक माइनॉरिटी में एक मैसेज भी जाएगा कि हिना साहब, चूंकि साहबुद्दीन बिहार में एक स्थापित चेहरा रहे हैं, माइनॉरिटी के बीच में एक उनकी अपनी छवि है और एक उनकी स्वीकारिता भी है। अब उनकी पत्नी है हिना साहब, हालांकि कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल अलग थलग थी, कह रही थी कि सारे रंग हमारे हैं, हमें किसी रंग से परहेज नहीं है, लेकिन बाद में वो आरजेडी के साथ जुड़ी और ओसामा जो इनके पुत्र हैं वो तो आरजेडी से एमएलए भी हैं, चुनाव भी लड़े, जीते भी। तो हिना साहब पर तेजस्वी दांव लगा सकते हैं या इंडिया गठबंधन दांव लगा सकती है, ताकि जो ओवैसी की पार्टी के 5 एमएलए हैं उनका ये समर्थन ले सकें और एक राज्यसभा की सीट भेज सकें। लेकिन उसमें बस वही मामला फंसा हुआ है कि उधर से भी बार्गेन होगा। देखते हैं बार्गेनिंग में कितना ये सफल हो पाते हैं, लेकिन हिना साहब की चर्चा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा तो 41 का जो आंकड़ा है, वैसे अगर हम देखें तो गुना अगर 5 करें तो 205 होगा, तो 202 तो एनडीए के ऑलरेडी विधायक हैं। वैसे में बस 3 ही जो विधायक हैं वो चाहिए, तो भले वो वैसे ही साथ दे दें, आईपी गुप्ता, बीएसपी जैसे भी, ये 7 लोग हैं, 7 विधायक हैं, 7 विधायक में किसी का भी साथ हो जाएगा तो एनडीए के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और 28 जून की जैसे आपने बात की कि कई एमएलसी का टेन्योर भी खत्म होने वाला है। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे का तो हालांकि पहले ही जिस तरह से वोटिंग की बात चल रही है, भगवान सिंह कुशवाहा की बात आ रही है, कुमुद वर्मा की बात आ रही है, इस तरह से आरजेडी के भी मोहम्मद फारूक, सुनील सिंह है और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह है, इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि महागठबंधन से ओवैसी उस शर्त पर डील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों तरफ चीजें हैं कि ओवैसी की पार्टी का समर्थन आरजेडी लेकर के उनको उपकृत कर सकती है कि चलिए आपके ही एक एमएलसी को हम एमएलसी बनाएंगे। तो अभी तक तो उनकी सदस्य विधानसभा में ही है, विधान परिषद में भी उनकी एंट्री हो जाएगी और ये बड़ा हार्ड बार्गेनिंग करेंगे ओवैसी, इतना आसान बार्गेनिंग नहीं करेंगे। चूंकि 6 सीट मांगने गए थे आरजेडी से और उनको ठुकरा दिया गया था वहां, और ये खुद 5 सीट जीत करके आ गए, तो अब तो इनकी बार्गेनिंग पावर काफी अधिक हो गई है, तो ये बार्गेन करेंगे। और एनडीए भी ऐसा नहीं है कि एक ऑफर उनको नहीं देगी कि अरे भाई वो तैयार नहीं है, आप हम ही को समर्थन कीजिए ना, आपकी पार्टी का विधायकों को एक थोड़ा सा दीजिए आप कि ठीक है आपको जहां इच्छा हो उस मतदाता के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो अगर हमारा राज्यसभा का एक कैंडिडेट और निकल जाता है तो हम आपको कहीं ना कहीं से एमएलसी में मोबिलाइज कर देंगे। और जो पार्टियां सरकार में होती है, सत्ता में होती है, उनके पास बहुत तरह के जिसको कहते हैं ना कि प्रभावित करने का और जोड़ने का उनके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, हथियार होते हैं। एनडीए वो प्रयोग करेगी। माइनॉरिटी कैंडिडेट भी एनडीए दे सकती है कि 5वां कैंडिडेट हमारा माइनॉरिटी होगा। अगर हिना साहब उधर से होंगी तो इधर से भी कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट को जेडीयू ला करके मैदान में खड़ा कर देगी कि चलिए हमारे तरफ से भी कोई माइनॉरिटी हो जाएंगे, आप इन्हीं के समर्थन दीजिए, आपके विधायक। तो दोनों तरफ से ये कोशिश की जाएगी। और जिन एमएलसी का नाम आपने लिया तो एनडीए के पास तो कंफर्टेबल स्थिति है। अब उसमें देखते, अभी तो दीपक प्रकाश जी जो 6 महीना तक ही अधिकृत है, 6 महीना के बाद तो किसी न किसी सदन का इनको सदस्य बनना ही पड़ेगा। देखते हैं कि दीपक प्रकाश को भी पार्टी एनडीए कैसे एकोमोडेट करती है, कैसे एडजस्ट करती है, किस हाउस में भेज करके और उनके मंत्री पद को सुरक्षित रहती है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बात है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का एक एक्सटेंशन होगा, फिर एक बार और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, या कहा जाएगा कि नहीं चूंकि दीपक प्रकाश को हमने बिहार में जगह दी है इसलिए अब आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, आपकी जगह पर कोई और बनाएंगे। तो कई तरह के कयास हैं, लेकिन सीट का पेच फंसा हुआ है 5वीं सीट पर। और 5वीं सीट में ये ओवैसी की पार्टी
आईपी गुप्ता और बसपा ये लोग बार्गेनिंग करेंगे, कितने हद तक बार्गेनिंग करने में सफल होते हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इनको अपने पाले में लाने के लिए कौन सा कार्ड खेलती है, जिसमें एक कार्ड माइनॉरिटी कार्ड, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हिना साहब जैसे ही उम्मीदवार हो जाएंगी, बिहार के मुसलमानों को ये मैसेज देना पड़ेगा ओवैसी साहब को कि आखिर हिना साहब को आपने प्रेफर क्यों नहीं किया, उनकी जगह पर कहीं और वोट आपने क्यों दे दिया। क्या एनडीए भी कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट पर दाव लगा करके ये दाव खेल सकती है कि अगर हिना साहब माइनॉरिटी हैं तो हमने भी तो माइनॉरिटी को ही दिया, इस वजह से वो हमारे साथ खड़े हो गए। तो ये माइनॉरिटी कार्ड चलेगा बिहार में, हम लोगों को थोड़ी इंतजार करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि खरमास के बाद कहा जा रहा है कि वो फिर से यात्रा निकालने वाले हैं, और जिस तरह से रविवार की रात वो दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद सोमवार की देर रात पंडारा पार्क स्थित जो आवास है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की, और उस बीच राबड़ी देवी भी रहीं और मीसा भारती भी वहाँ मौजूद रहीं। तो कहा जा रहा है कि 10 तारीख को पटना तेजस्वी यादव आएंगे, उसके बाद चर्चा होगी कि रूट क्या होगा, और हमारे जो रिपोर्टर हैं उनका ये भी कहना है कि इसका जो नाम पर भी चर्चा हो रही है कि क्या इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ये चीज़ कि जब भी चुनाव परिणाम जो है वो ऐसा दिखा है, किसी साल मतलब तेजस्वी यादव वहां पे नहीं जीते हैं, आरजेडी नहीं जीती है, तो वो यात्रा निकालते हैं। इससे पहले भी हम 2020 की भी अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे और उन्होंने धन्यवाद यात्रा की थी। तो किस तरह से आप इस यात्रा को देख रहे हैं? सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा। यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव ताकि संगठन जो कहीं ना कहीं से चुनाव में परिणाम आने के बाद निराश हताश है, वो फिर से सक्रिय हो जाए, और करना भी चाहिए। खास करके युवाओं से, बेरोजगारों से फिर एक सीधा संवाद करेंगे कि आपने हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया, आपने एनडीए के संकल्प पत्र पर भरोसा किया, तो क्या आपके हिस्से में नौकरी रोजगार आ रही है, क्या सरकार आपके लिए कुछ सोच रही है, कोई निर्णय ले रही है। तो संवाद ये करेंगे। और तेजस्वी यादव बिल्कुल आप सही कही, अलग अलग नाम से यात्रा ये किए हैं, जन संवाद यात्रा, फिर ये जो है ये यात्रा किए हैं रोजगार यात्रा, उसके बाद इन्होंने अलग अलग यात्राएं की हैं, फिर रोजगार बेरोजगारी हटाओ यात्रा। तो इस तरह की यात्रा ये करते रहे, और हो सकता है कि उस यात्रा की अगली कड़ी में फिर से एक बार अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये यात्रा निकाल सकते हैं, और निकाल करके एक अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि वोट तो हमें कम नहीं मिला, ठीक है, सीटों की संख्या हमारी घट गई, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से एक बार आपके मनोबल को हम ये करें। और एक और पक्ष है इसका, और वो पक्ष ये है कि 26 के अंत में पंचायत का चुनाव, पंचायत की सरकार तो बनेगी और कार्यकर्ता तो वहीं होते हैं गांव में, पंचायतों में। तो हो सकता है कि इस यात्रा के बहाने वो कहेंगे कि अभी तो बस हम लोगों को फिर से एक मैदान में आ जानी है। ठीक है, वो दलीय चुनाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पंचायत में जो मुखिया होते हैं, या त्रिस्तरीय पंचायत जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, या ब्लॉक में जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो उनका तो समर्थन तो रहता ही है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पंचायत चुनाव भी इनके मन मस्तिष्क में होगा कि हम वहां हमारी ताकत जब अधिक होगी तो फिर से हम सरकार को घेरने में कामयाब होंगे। तो मनोबल को बढ़ाना, और एक यात्रा के माध्यम से जो एक सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी जी के ऊपर कि क्या देखिए जैसे ही ये चुनाव हारे, ये जनता के बीच से गायब हो गए, जो इनके वोटर थे, जिन्होंने इनको वोट दे करके ताकत दी, उनके बीच उपस्थित नहीं है। तो एक संवाद और एक संदेश, दोनों मुझे लगता है कि तेजस्वी जी का मुख्य मकसद रहा होगा, एक संवाद करना भी अपने कार्यकर्ता से, अपने पार्टी के कमिटेड वर्कर के साथ, और एक संदेश देना कि
फिर से आप लग जाइए, अभी तो पंचायत का चुनाव सामने है, अपनी ताकत को आप बढ़ाइए और जहां पर आप कमी आपकी हुई है, कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर कीजिए और फिर से एक आप उठ खड़े हो जाइए ताकि हम सशक्त विपक्ष के तौर पर भूमिका का निर्वहन कर सकें और सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर सकें। इसके अलावा आरजेडी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है मंगली लाल मंडल, उनको भी बदलने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मंगनी लाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उम्मीद थी कि ओबीसी समाज के गैर यादव वोट बैंक को आरजेडी की ओर वो आकर्षित करेंगे। हालांकि चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, लेकिन इसके बाद चर्चा हो रही है कुछ और नामों की भी। आलोक मेहता का नाम फिर से सामने आया है और तनवीर हसन का भी नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे तो कोई सवर्ण चेहरा भी आरजेडी अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी सवर्ण चेहरे को भी बना सकती है। मंडल जी को लेकर के एक सवाल है, चूंकि एक जिम्मेवारी दी गई चुनाव के बाद भी, जब परिणाम आ गया उसके बाद भी कि आप वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, वैसे लोगों को कार्रवाई की जाएगी और 400 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। तेजस्वी जी का इंतजार है कि वो आएंगे तो क्या उन पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, पार्टी के हितों का ध्यान नहीं रखा। और दूसरी चीज ये है कि क्या मंगनी लाल मंडल से जो उम्मीदें थी, खास करके अति पिछड़ा समाज से जो आते हैं, क्या अति पिछड़ा समाज का साथ मिला? अगर नहीं मिला तो फिर मंगनी लाल मंडल उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो क्या इनकी उपयोगिता है? तीसरी बात, जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा एक डिसिप्लिन थे, पार्टी के अंदर भी एक अनुशासन बना करके रखते थे। मंगनी लाल मंडल जी की वैसी पकड़ नहीं है जैसा जगता बाबू का था, तो हो सकता है कि ये प्रयोग किया जाए। और लोकसभा चुनाव के समय में आरजेडी ने एक प्रयोग किया था, माइक, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा। तो उस कुशवाहा समाज को फिर से एक बार जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पर दांव लगाया जा सकता है। तो आलोक मेहता की जो आप चर्चा कर रही हैं, तनवीर हसन जो शुरू से इनकी पार्टी में है, एक माइनॉरिटी के एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं, उन पर भी बात हो सकती है। तो चर्चा तो है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये बदले जा सकते हैं। मंगनी लाल मंडल को कोई दूसरी जिम्मेवारी दी जा सकती है और कोई दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो संभावना तो है, आने दीजिए तेजस्वी जी को, देखते हैं। सर, तेज प्रताप यादव इन दिनों खूब चर्चा में है। फिर से उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से दही चूड़ा पार्टी को लेकर कई तरह की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव की अगर हम बात करें तो सोशल गैदरिंग के लिए ये काफ़ी चर्चा में रहते थे, जिस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे अपने घर पे। और तेज प्रताप ने कहा कि जनशक्ति जनता दल की तरफ से 14 जनवरी को उन्होंने भोज का आयोजन किया है और इसमें निमंत्रण कार्ड कई लोगों को दे रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने न्योता दिया, इसके बाद गवर्नर साहब को भी उन्होंने निमंत्रण दिया, डिप्टी सीएम को भी उन्होंने कहा कि कार्ड दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। नहीं, तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद जी के भी तो बड़े बेटे हैं, तो राजनीति तो वहीं से सीखे होंगे। और ये 14 जनवरी मकर संक्रांति बिहार में सांस्कृतिक मेल जोल का तो एक त्योहार है ही, राजनीतिक मेल जोल का भी एक त्योहार देखा गया है कि इसमें कई राजनीतिक पार्टी के लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं और कुछ नए समीकरण बन जाते हैं। तो तेज प्रताप जी इस चूड़ा दही के बहाने, चूंकि तेज प्रताप जी को पार्टी से भी और परिवार से भी दोनों जगह से किनारे कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले राबड़ी देवी जी के जन्मदिन पर वो तेज प्रताप गए थे घर पर, वहां से उनकी मुलाकातें हुई थी, बातें हुई थी। परिवार में कौन व्यक्ति चाहेगा कि अब परिवार के साथ दूरी बना करके रखें? तेज प्रताप जी की एक बड़ी पहचान तो है ही ना कि वो लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के बड़े पुत्र हैं। तो आरजेडी से अलग हट करके, ठीक है इनकी पार्टी अलग हो गई है, लेकिन तेजस्वी जी इनके भाई हैं और क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे भाइयों के बीच में अच्छे संबंध रहें। तो निमंत्रण तो नीतीश कुमार को भी देंगे, गवर्नर को भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी जी को भी मैं निमंत्रण दूंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं छोटे भाई तेजस्वी जी को भी बुलाऊंगा।
वो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष। के तौर पर हाँ मैं तेजस्वी जी को भी आमंत्रित करता हूँ। हम्म, इसका मतलब है कि तेज प्रताप जी अब राजनीतिक रूप से बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार हो गए हैं और बड़ी समझदारी से बात कर रहे हैं कि हाँ आना चाहिए। तो सांस्कृतिक पर्व में आध्यात्मिक जो ये होता है पर्व है जिसमें माना जाता है कि भगवान इसी समय निद्रा से जगते हैं और सारे शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो तेज प्रताप चाह रहे होंगे कि हमारी भी शुरुआत हो, एक अच्छी शुरुआत हो जिसमें पारिवारिक मेलजोल भी बढ़े और पार्टी की भी ताकत बढ़े। तो इस लिहाज से और चूंकि लालू प्रसाद ऐसा करते रहे, वो खूब चूड़ा दही का भोज देते थे, उसी बहाने लोग जुटते भी थे और उसमें कई राजनीतिक निर्णय होते थे बिल्कुल। और वो राजनीतिक निर्णय का गवाह बिहार रहा है। तो तेज प्रताप जी फिर शक्ति जनता दल जो उन्होंने पार्टी बनाई है, इसकी वजह से एक सामाजिक मेलजोल तो वो चाहते ही हैं, एक राजनीतिक संभावनाओं की तरफ भी वो देख रहे होंगे, वहां भी उनका निशाना होगा। इस वजह से उन्होंने सबको आमंत्रित किया है और तेजस्वी जी को भी बुलाया है कि भाई वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो मैं सबको आमंत्रित करूंगा, उनको क्यों नहीं आमंत्रित करूंगा, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। इसके पीछे मैं मानता हूं कि बड़ी सोची समझी और पिता से सीखी हुई जो राजनीतिक विरासत है उसी की एक कड़ी है जिसमें वो चूड़ा दही भोज के बहाने एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों मेलजोल की बात वो कर रहे हैं। बिल्कुल, खरमास के बाद बिहार में वैसे भी बहुत कुछ बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, हमारे तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।